जो है यहाँ पे डीजीपी को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, विजिलेंस जो अपना जहाँ पे है इसका पुलिस का डिपार्टमेंट है, उसको इंक्वायरी के लिए लिखा कि भाई जहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है तो इसकी जो है जांच करवाई जाए। उसके बाद वो सभी मार्क होकर के जो है आपको पता है पुलिस के पास आएंगे, एसएसपी के पास आई, एसएसपी ने जो है डीएसपी का एक का ड्यूटी लगा दी और उसमें इंक्वायरी के लिए उन्होंने हमें बुलाया। हमने जो अपने थे जिनके साथ हुआ था उनको साथ में जाकर के बयान वगैरह दर्ज करवा दिया। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू किया। अभी क्या है कि फौज को लगा डर, वहां पे फौज को डर लगा क्योंकि एक तो जो है वहां से प्रधानमंत्री दफ्तर जहाँ राष्ट्रपति दफ्तर सभी जगह से जो है वो इंक्वायरी के लिए उनके पास होके आ गया कि भाई इसका जो है इंक्वायरी की जाए, आप इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया आप। एक तो स्टेशन कमांडर को उसके ऊपर जो है मजबूर हूँ उसकी इंक्वायरी करनी पड़ी क्योंकि पहले तो प्रेशर आ इन्होंने गया। ठंडे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। फिर अभी क्या उनको रिप्लाई देना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके बाद इन्होंने जब देखा कि इनका पुलिस के पास मुकदमा दर्ज हो गया है तो इनकी जांच हो रही है, तो अगर वहां पे जांच होती है तो हमारे अफसर जो है वो भी फंसेंगे इसमें, क्योंकि मेन घोटालेबाज तो वही है ना। तो हरपाल सिंह जी, उनको आप ये बताइए मेरे को, ये जो हाँ जी आपका आपका जो जो सर्विस हॉस्पिटल जो है, जी। जो सर्विस मिलिट्री हॉस्पिटल है, उधर भी जो है आपका कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कुछ जो आपके एक सर्विसमैन, हमारा जो एक सर्विसमैन जो है वो जाते हैं, तो उधर की सर्विस हॉस्पिटल जो है उसको मना कर देते हैं कि मतलब हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे। इसमें हाँ अगस्त महीने में कमांडर के खन्ना आर्मी हॉस्पिटल और आरआर हॉस्पिटल गए थे। हाँ जी तो दोनों दोनों हॉस्पिटल ने उनको मना कर दिया था। तो शायद कुछ दिन के बाद उनको मतलब स्वर्गवास हो गए हैं। हाँ जी हाँ जी अच्छा, उसके बाद जो है जनरल सरबीर सिंह ने उसको डीजीएफएमएस को लिखा 18 सितंबर को। जी। कई चिट्ठियां जो है वो चलते रहा, ऊंच नीच। अभी आर्मी हॉस्पिटल ने आपका एक सर्विसमैन को ट्रीटमेंट जो है देना शुरू कर दिए। लेकिन जी अब जी। ऐसे कैसे मतलब वो चलेगा कि मतलब जो जिसने सारे ज़िंदगी जो है फौज के लिए जो डेडिकेट करके आ गए, मतलब जो कुर्बान, वो कीमती समय जो है एक एक आदमी के जो है 18 से जो 40 35 तक जो है फौज में काले कंबल, काले बूट और काले बक्सर के साथ गुजर के आ गए। तो जब खड़े होने का टाइम होता तो आपको घर भेज दिया। उसका बावजूद भी कभी मेडिकल दिक्कत हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो अस्पताल में जाते हैं, तो मतलब आप लोगों के साथ जो है काफ़ी मतलब बुरा बर्ताव। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे वो जनरल सतबीर है चाहे कोई दूसरा जनरल या कोई अफसर है, वो जब किसी अफसर के साथ गलत होता है तो तब तो वो अपनी आवाज उठाते हैं, सरकार को लिखते हैं। लेकिन जब किसी जवान के साथ गलत होता है तो उस टाइम पे आज तक किसी ने उसके बारे में नहीं लिखा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं और आप किसी भी पॉली क्लिनिक में चले जाएंगे 2-4 दिन तो वहां पे आप देखोगे कि जवानों को परेशानी है। बहुत सारे जवान जो है वो परेशान होते हैं। तो वहां पे अफसर इंचार्ज कौन होता है, जो मतलब वहां का पॉलीक्लिनिक का इंचार्ज कौन होता है, अफसर होता है। तो अफसर जो है वो खुद तो सभी फैसिलिटी चाहते हैं और जब उनके किसी अफसर के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो तब उसको मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। लेकिन जब जवान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो तब ये कभी नहीं बोलते। किसी जनरल सतबीर ने नहीं बोला या किसी और अफसर ने जो है इसके ऊपर नहीं बोला कि भाई जवानों के साथ जो है क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों इनको जो है सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता या इनके साथ बुरा व्यवहार होता है। क्योंकि जो आरआर हॉस्पिटल है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की बात थी। एक कोविड चल रहा था, लेकिन जब कोविड चल रहा है नहीं चल रहा है तब जो जवानों का है, जवान का तो प्रॉब्लम जो है अफसर
ही सॉल्व कर सकता है, उसके लिए कोई ज्यादा बड़े लेवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब कुछ पॉली क्लिनिक के अंदर जो अफसर इंचार्ज होता है ओआईसी, उसी के पास सभी पावर होती हैं, और वो जवान को जहाँ किसी रेफरल दे सकता है किसी हॉस्पिटल में, जहाँ उसको सही ट्रीटमेंट के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ लिख के दे सकता है, लेकिन वहां पे उनकी आवाज नहीं सुनी जाती, उनको वहां पे खराब किया जाता है। तो उसके बारे में कभी किसी अफसर ने बात नहीं उठाई। एक अफसर को जो है आरआर हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, तो इसका बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने आवाज उठाने की कोशिश किया, हम इससे मीटिंग करेंगे उससे मीटिंग करेंगे। क्यों भाई, जो जवान है वो देश के लिए सर्विस करके नहीं आया, उस टाइम इनको क्यों नहीं याद रहता है कि हमारा कर्तव्य है जो उस जवान के लिए भी आवाज उठाने का है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जब जहां पे जवानों के साथ गलत होता है, तो आज तक जनरल सतबीर हो, जहां और भी बहुत सारे जर्नल हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये मतलब भेदभाव क्यों? सैनिक और सैनिक के बीच में भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं है कि आरआर हॉस्पिटल में एक केस हुआ है, हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक जिले के अंदर आप देखोगे कितने कितने लोग पीड़ित हैं, और उनको कौन जो है वो ट्रीटमेंट से मना कर रहा है, जहां उनको जो फैसिलिटी है वो नहीं दे रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो तो हमारे जो है हमारे ही रिटायर्ड अफसर हैं, जो वहां पे अफसर इंचार्ज लगा रखे हैं, खास करके उनमें से ज्यादातर कर्नल रिटायर्ड हैं। तो वो ही जो है वो हमारे जवानों को फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर एक केस के लिए इतना बड़ा वो करना है, तो वो गलत किया। चलो हम ये बात मानते हैं, चाहे अफसर है चाहे जवान है, उसको इलाज कराने का हक है और उसका होना चाहिए। उसने अपना पूरा जिंदगी जो है वो सेना के लिए लगाया, देश के लिए लगाया, तो इसलिए उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए और मिलना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है ये कि ये भेदभाव क्यों करते हैं, जवान की आवाज क्यों नहीं उठाते? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको डेमोक्रेसी न्यूज़ में। आपको हम फौज के बारे में, ओआरओपी के बारे में हो, चाहे फौज की वेलफेयर के बारे में हो, हमने लगातार जो है आवाज़ उठाया है जहाँ जहाँ तो गलत हुआ है। हम जय जवान जय किसान, हम सिर्फ फौज के बारे में नहीं, हम किसान के बारे में भी हम लगातार, अभी जो हरियाणा में और पंजाब में जो किसान के आंदोलन चल रहा है, हम उसको भी लगातार हम उसको भी कवर कर रहे हैं और आप लोग तक पहुंचाने का हमने कोशिश की। दोस्तों बहुत दुख की बात है, फौज के अंदर जो है बीच बीच में ये आवाज़ आता है, इसमें घोटाला, स्कैम, ये आज की नया बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक सर्विसमैन को जो हेल्थ स्कीम, जो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम मिलता है, वो अपने पैसे से जो ट्रीटमेंट करवाता है, ये कोई सरकार की तरफ से कोई तोहफा नहीं था। जो जवान जो रिटायर होते हैं वो अपनी कुछ पैसे, कुछ चंदा, कुछ कंट्रीब्यूशन दे, कोई अमाउंट जो है फिक्स अमाउंट होते हैं जवान की, जेसीओ की और ऑफिसर्स की, तो कुछ अपनी अमाउंट दे करके अपनी कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पे जब जो वो सर्विस में होते हैं तो उनकी सर्विस हॉस्पिटल होते हैं, जैसे आर्मी हॉस्पिटल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, बेस हॉस्पिटल होता है, ऐसे तमाम किस्म की जो है मिलिट्री हॉस्पिटल होता है। लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद जैसे सिविलियन के जो CGHS होता है, वो फौज के जो रिटायर जो जवान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए ECHS होते हैं। तो ये पहले भी कुछ दबे जवान से सुनाई दी थी, और मैंने इसी ठीक आज से 1 साल पहले मैंने कर्नल राजेंद्र सिंह यादव के साथ ये मुद्दा जो है मैंने चर्चा किया था। तो वो रिटायर कर्नल यादव, सॉरी, मैंने उनके साथ चर्चा किया था। अभी अचानक जो है पंजाब की तरफ से एक समाचार आई है, ECHS में जो है बहुत बड़ी जो स्कैम, हेल्थ स्कैम, ECHS स्कैम हुआ है। ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक ये चिट्ठी पहुंचे, और बीच बीच में जो ये सुनने में आया कि जो सर्विस हॉस्पिटल जो है इसमें वेटरन, जो रिटायर, जो फौजी, जो भूतपूर्व जवान जो अस्पताल में जो है अपनी खुद की सर्विस अस्पताल में जाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट से भी मना किया जाता है। मैं वेलकम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं, मिस्टर हरपाल सिंह हैं, ये फौज के रिटायर
आर्मी का है, ये वेटरन एक्टिविस्ट है, एक समाज सेवक, रिटायर के बाद ये फौजियों के लिए एक समाज सेवक। मैंने उनको, उनकी जो कई धरना जो है मैंने जंतर मंतर में भी कवर किया था। मैं स्वागत करता हूँ हरपाल सिंह जी। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जरा विस्तार से बताइए कि जो आपकी जो ECHS में जो घोटाले हुए 25 लोग जो है उनके नाम पर FIR हुआ है, उसमें कुछ फौजी भी शामिल है, कुछ सिविल अस्पताल के डॉक्टर शामिल है, कुछ जो हेल्थ वर्कर, अदर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो ये शामिल है। अब जरा इसको विस्तार से बताइए। जी हरपाल जी। ऐसा है सर कि जो ECHS है इसके अंदर जो है बहुत लंबे समय से जो है वो घोटाला चल रहा है। घोटाला चलता कैसे है कि मतलब जो पॉली क्लिनिक का डॉक्टर है, पॉली क्लिनिक का जो अफसर इंचार्ज है, और जो पैनल हॉस्पिटल है, इन सभी की मिलीभगत से जो है वो गड़बड़ी चलता है। जैसे पहले इनका कमीशन फिक्स होता है, जैसे डॉक्टर हैं पॉलीक्लिनिक वाले, उनका अलग से कमीशन है, जो अफसर इंचार्ज है उसका अलग कमीशन है। तो उसके बाद उसी हॉस्पिटल को जो है वो पेशेंट रेफर किए जाते हैं जिनका साथ उनकी कमीशन की बात होती है, जो ज्यादा कमीशन देते हैं। इससे ऐसा है कि जो है अभी आम आदमी जहाँ जो थोड़ा बहुत जानकार है वो सोचेगा कि भाई जब रेफरल दिया जाता है तो उसके ऊपर तो कभी किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं भरा जाता, उसके ऊपर जो हॉस्पिटल है वो खाली जगह छोड़ दी जाती है कि आप कहीं पे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के दाखिल हो सकते हैं। लेकिन वहां पे गोलमाल ऐसे चलता है कि वहां पे जब डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो उसको दाखिल के लिए बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ, तो उसके बाद उसको पूछा जाता है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। तो पेशेंट बोलता है कि मैं इस हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है उसके तो बहुत सारे केस जो है वो खराब हो गए, तो वहां पे तो उस डॉक्टर की वजह से जो है वो काफी आदमियों की मौत तक हो गई। तो आगे आपकी मर्जी है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन उसका जो है वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो जो पेशेंट है वो तो बेचारा पहले डरा हुआ था, उसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो पूछता है कि डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कोई अच्छा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल जो है अच्छा है। वो फिर बताते हैं कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाइए, उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है बहुत एक्सपर्ट है, उसका कभी आज तक केस खराब नहीं हुआ, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। आप वहां पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी क्या है, वो जो पेशेंट है वो पेशेंट के दिमाग में वो बात बैठ गई कि मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा केस खराब हो सकता है, मेरी मौत भी हो सकती है। तो वो फिर क्या है, जब डॉक्टर के उसको डरते हुए उसके दिमाग में वही चीज बैठ जाती है कि मुझे डॉक्टर ने बताया तो इसका मतलब अच्छा ही होगा। तो वो बोल देता है कि ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। उसके बाद इनके पास डायरी लगी रहती है डॉक्टर के पास, वो डायरी में लिख लेता है। उसके बाद उसका जो रेफरल फॉर्म है उसके ऊपर साइन होना होता है अफसर इंचार्ज का। फिर अफसर इंचार्ज के पास जाता है आदमी, तो वो उनसे बात करते हैं, तो फिर बोलते हैं कि भाई आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहते हो। तो तब पेशेंट जो है वो बोलता है कि सर मेरे जाने का इरादा तो उसमें था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां पे डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको अभी ये मैं। आपको ये कैसे, कहाँ से मतलब डाउटफुल हुआ, या कुछ ना कुछ तो आपको महक लगी होंगी, कुछ ना कुछ तो आपको इशारे लगे होंगे कि हाँ ये कुछ ऐसे ऐसे दलाली कर रहे हैं, या कुछ ऐसे घोटाले कर रहे हैं, या ऐसे कुछ संबंध है इनके साथ। तो नॉर्मली यहाँ पे हमने बहुत देर पहले कई ये सभी हमें केस मालूम थे कि ऐसा होता है, क्योंकि इनका जो है वो नॉर्मली कमीशन नहीं है सर। ये करोड़ों रुपए का हर एक पॉलिक्लिनिक में जो है एक महीने का करोड़ों रुपए का जो है वो घोटाला चलता है इनका। तो जो आदमी है नॉर्मली जिसके पास दिमाग है वो सोचेगा, क्योंकि डॉक्टर को क्या जरूरत है उसको बताने के लिए। आप उसी डॉक्टर के बारे में बाहर आकर के पूछते हो तो बोलता है कि बाहर कोई जानने वाले होते हैं तो वो बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसका फेमस डॉक्टर है। लेकिन वहां पे अंदर ही जब ये बात बता दी जाती है कि भाई उसके केस खराब हो रहे हैं, उसके तो बहुत सारे केस खराब हो गए,
तो पहला तो सबूत यही है। और उसके बाद जब वो वहां पे, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब वो किसी दूसरे डॉक्टर का, जहाँ हॉस्पिटल का बोलते हैं कि वहां पे बहुत अच्छा है, तो फिर क्या साथ के साथ ही वहां पे डायरी के ऊपर एंट्री होती है उनके पास, वो लिख लेते हैं कि इस पेशेंट ये हॉस्पिटल में जा रहा है। तो जब वो अफसर इंचार्ज के पास जाता है तो फिर वो भी पूछ करके वो फिर अपने डायरी में एंट्री करता है, जबकि उनके जो है लीगली तौर पे वो ऐसे कैसे एंट्री कर सकते हैं, उनके तो कंप्यूटर में ऑलरेडी ये चीज पुटअप हो गई, जो उनके मतलब की बात थी वो पुटअप हो गई कि भाई एक पेशेंट को हमने रेफरल दिया है, किससे हॉस्पिटल में जाता है वो तो हॉस्पिटल बाद में इन्फॉर्म करेगा, लेकिन पहला सबूत यही है कि ये अपनी एंट्री करते हैं। दूसरा सबूत ये है इनका कि जो आपका कहने का मतलब है कि जो डायरी में एंट्री है वो अपने उसके दलाली के जो हिसाब किताब जो है उसी में से होगा, वो जो हिसाब कमीशन किताब लगा वो हिसाब किताब लगाने के लिए जो है वो कर दिया है। उसके बाद जो है शाम को बता दिया जाता है हॉस्पिटल को कि आपके पास हम इतने पेशेंट भेजे हैं, आपके हॉस्पिटल में एडमिट होंगे इतने हॉस्पिटल पेशेंट, कुछ से आज हो जाएंगे, नहीं तो कल को जो है वो हो सकता है आज नहीं आए तो कल आ जाए, तो इतने पेशेंट हमने आपको रेफर कर दिए हैं यहाँ से। तो पेशेंट के हिसाब से जो है वो कमीशन फिक्स होता है। तो ऐसे ये पूरा धंधा चलता है। उसके बाद क्या तो है कि ये दलाली कहाँ से शुरू होता है? ये जो आपकी जो जहाँ जो इसी चीज में जो एम्प्लॉय है वो जाकर के उनसे बात करके आता है, या जो पैनल हॉस्पिटल जो है वो आकर उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आकर के जो इसी चीज के अंदर ये जाल फैलाता है? पहले तो उनके जो है ना पीआरओ वगैरह हैं, वो उनका जो है वो अफसर इंचार्ज और जितने डॉक्टर हैं उनको जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे बात हो गया होता है उनका। और जो हॉस्पिटल ज्यादा कमीशन देता है उसी को ज्यादा जो है पेशेंट रेफर किए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनका तरीका यही है कि आप उस हॉस्पिटल में चले जाइए, उसका बहुत बड़ा नाम है उस डॉक्टर का, और उसका कोई केस खराब नहीं हुआ है, आपको वहां पे हर एक फैसिलिटी दी जाएगी, वहां पे जो है खाना फ्री दिया जाएगा आपको, आपके जो साथ में होगा उसको भी खाना फ्री दिया जाएगा, ऐसे करके लालच दिया जाता है। और दूसरा इनके अंदर ही केस होता है, एक होता है इमरजेंसी। ठीक है जी, इमरजेंसी में आपको मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं कि कुछ एक पेशेंट होते हैं, मतलब पेशेंट नहीं होते, जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं जो घर में मतलब उनको कोई काम नहीं है, उनके तक जो है पीआरओ वगैरह जो इनके दलाल है, एजेंट छोड़े हुए हैं, जिनमें अभी उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो रखा है, वो क्या करते हैं उनको बोलते हैं कि आपको जो है हम 2-4 हजार रुपए 5 हजार रुपए जहाँ मोबाइल गिफ्ट के रूप में देंगे, आप वहां पे आओ, एक तो आपके पूरे शरीर की जांच कर देंगे, अगर कोई बीमारी होगा तो आपको जो है उसका साथ में इलाज भी कर देंगे, आप वहां पे आओ, आपको सेपरेट रूम दिया जाएगा और आपको जो है उसके साथ गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो कुछ एक जो ऐसे आदमी हैं जो घर में फ्री बैठे हैं, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता कि इनका मकसद क्या है, तो वो क्या करते हैं, वो उनके पास सीधा चले जाते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर ये क्या करते हैं, वहां पे इमरजेंसी दिखाते हैं, इमरजेंसी दिखा करके उनको सीरियस दिखा करके जो है वो अपना रेफरल फॉर्म ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है वहां पे पता नहीं होता, पता जो है अफसर इंचार्ज को पता होता है कि इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो रेफरल क्यों देते हैं, रेफरल देते हैं क्योंकि उनका जो है उसमें जो डायरेक्ट वहां पे इमरजेंसी केस को अप्रूवल करते हैं तो उसमें और ज्यादा कमीशन होता है। तो ऐसे करके होता है। अभी आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो पर्चा दर्ज हुआ है जहाँ पे 25 आदमियों का अमृतसर में, उसमें एक बहुत बड़ा, जिसको बहुत ही फेमस था स्कैनिंग सेंटर, निज्जर स्कैनिंग सेंटर जो है अमृतसर में, बहुत फेमस था पूरे एरिया में। तो उसका जो है वहां पे क्या किया जाता था कि डॉक्टर, अभी मान लो किसी को जहां से रेफरल किया गया तो नॉर्मल उसी उसकी ईसीजी में जो है नॉर्मल धड़कन ज्यादा आई, जहां थोड़ा कोई नुक्स आया, तो अभी इन्होंने पैसा बनाना है, हॉस्पिटल ने भी पैसा बनाना है, तो उसके लिए क्या करते थे ये, वहां पे जो स्कैनिंग सेंटर में भेज दिया। स्कैनिंग सेंटर वाला क्या करते हैं कि जो पुराना उनका एमआरआई है या सीटी स्कैन है जिसके अंदर
जो है किसी की नस वगैरह नाड़ी वगैरह ब्लॉक हो रखी हैं, जिनको एक्चुअली में हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा थी, उनका जो एमआरआई या सीटी स्कैन है उसी को कॉपी करके उसका जो है ऊपर नाम जो बदली करके डेट बदली करके उसी को कॉपी करके जो है उसका कॉपी निकाल दिया जाता था पेशेंट का, जो एक्स सर्विसमैन जाता था उनके पास। तो वही दिखा करके जब वो स्कैनिंग अपनी दिखाता था किसी डॉक्टर को जहाँ जिसके पास वहां पे एडमिट था, तो वो बताते थे देखिए आपका आपका बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर आपका बाईपास सर्जरी जहाँ सर्जरी नहीं किया तो आपको कभी भी जो है आपके ऊपर हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मौत तक हो सकती है, तो आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और जी, अभी वो तो बेचारा देखेगा एमआरआई सीटी स्कैनिंग वगैरह की रिपोर्ट, उसको क्या पता है कि उसको तो वहां पे दिखाने के लिए डाल दिया ना, सीटी स्कैन में डाल दिया, एमआरआई में डाल दिया वहां मशीन में, और उनको तो यही लग रहा है कि मेरा स्कैनिंग हुआ है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, दूसरे का स्कैनिंग के ऊपर ही जिनके एक्चुअली में नुक्स था उनके हार्ट में, उनका ही जो है वो कॉपी करके वो दे दिया जाता था। और किसी का रिपोर्ट उसमें चिपका दिया जाता है। तो हाँ, आप और किसी तकरीबन का। तकरीबन तकरीबन ये कितनी करोड़ की जो है ये घोटाले हो गए? सर अगर इंडिया का हिसाब किताब लगाया जाए तो ये अरबों का है, करोड़ों रुपए का तो जिले में ही है ये तो। अभी बहुत छोटा सा जो है वो घोटाला पकड़ा गया है, इसको कोई ज्यादा बड़ा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि नहीं, यहाँ पे ईसीएचएस मैं का। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ सालों से जो है ईसीएचएस में मेडिसिन नहीं है, ईसीएचएस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतें सुने थे, लेकिन दिक्कत हम की मेन वजह तो यही है ना कि जो सरकार उसके लिए बजट पास करती है, जो उनके लिए फंड दिया जाता है, वो पूरा तो ऐसे भ्रष्टाचार की जो है वो भेंट चढ़ जाता है, तो मेडिसिन कहाँ से आएगा, जितना फंड अलॉट हुआ है वो तो पूरे हॉस्पिटल वाले ले गए। अभी मैं आपको इसके बीच में एक और बात बताता हूँ, आप मान लीजिए पित्त का पथरी है, जहाँ किसी का और सौली का ऑपरेशन हुआ, अगर सिविल में उसका ऑपरेशन होता है तो 30-35 या ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए में वो ट्रीटमेंट होता है उनका, बीच में ही रूम का चार्जेस डाल के, अगर हॉस्पिटल का रूम का चार्जेस भी डाल के 6-7 दिन का, वो पूरा इतना पैसा जो है लिया जाता है। लेकिन जब वही ऑपरेशन जो है वो पैनल्ड हॉस्पिटल के थ्रू किया जाता है, तो उसका बिल जो है नॉर्मली 2 लाख से स्टार्ट होता है, 2.5-3 लाख रुपया बिल बन जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं सेना के, उनको इस घोटाले के बारे में पता नहीं है, उनको नहीं पता है कि सिविल में जो पित्त की पथरी का ऑपरेशन है उसका कितना खर्चा है, रसौली का ऑपरेशन का कितना खर्चा है। लेकिन क्या है कि ये पूरा मिशन का जो चल रहा है घोटाला, उसके अंदर हर एक जो है अपने पैसे के लालच के अंदर उसको पास कर रहे हैं, आंखें बंद करके उसके ऊपर साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो 25 आदमियों की जहाँ पे पर्चा दर्ज हुआ है इनके ऊपर, जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसके अंदर एक भी अफसर नहीं है सेना का, जबकि ऐसा 1% भी नहीं हो सकता कि अफसर की इसमें शमूलियत नहीं हो और ये हॉस्पिटल अपनी मर्जी कर लें, ऐसा संभव ही नहीं है किसी भी बेस पे। और अगर हॉस्पिटल वहां पे बिल बना करके दे रहे हैं 2.5 लाख का, 3 लाख का, तो क्या उनको अफसर्स को ये नहीं पता है कि ये ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने का हो रहा है। तो एक्चुअली में असली शमूलियत जो है वो सेना के जो ईसीएच में जो अफसर इंचार्ज हैं, जो अफसर वहां पे हैं, एक्चुअली में सही जो मुजरम है वो है, दोषी सेना के अफसर हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए डॉक्टर्स और दूसरे एजेंटों को जो है ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया गया, लेकिन अफसर की किसी की भी शमूलियत नहीं दिखाई गई। जबकि यहाँ पे हम कुछ और समय के अंदर हम जो है उसके भी एविडेंस रखेंगे, आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पे बीएमडब्ल्यू तक की गाड़ी जो है वो
एक अफसर्स को जो है हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है, साथ में ड्राइवर दिया जाता है अपनी तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि एक अफसर इंचार्ज को जो BMW मिल रही है तो कितना बड़ा घोटाला होगा, कितना बड़ा पैसा चलता होगा। लेकिन इंक्वायरी के अंदर ऐसा कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। मतलब ये है कि इंक्वायरी जो सेना ने की है वो मजबूरी बस उनको करनी पड़ी, क्योंकि हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को लिखा। उसके बाद हमने एक जो है FIR भी इसके ऊपर जो है वो दर्ज करवाई थी, और उसका जो है वो जांच चल रही थी। उसमें हमने अपना जो बयान वगैरह दर्ज करवा दिए थे। और उस टाइम पे जब सेना को इसके बारे में जानकारी मिला, जब जो हमारे केस के अंदर जो एक DSP लेवल का जो अधिकारी था वो इंक्वायरी कर रहा था, जब उसने अपने जो है वहां पे संबंधित डिपार्टमेंट में से बुलाया बयान दर्ज करवाने के लिए उसकी कि कैसे गड़बड़ी हुई है, तो तब सेना को और डर पैदा हो गया कि इसमें जो है अफसर्स का नाम आएगा और हम लोग फंसेंगे। इसलिए जो है वो जल्दबाजी में इन्होंने देखा और अपना जो है एक कमांडर की तरफ से जो है FIR इंक्वायरी करके FIR दर्ज करवाई जाती, जबकि जब उससे पहले हमने FIR दर्ज करवा दिया था। नहीं, जो अगर एविडेंस नहीं होगा तो आपके ऑफिसेस के ऊपर कैसे आएगा? अच्छा, दूसरा चीज आपके ऑफिस आपकी आशंका है कि ऑफिसेस के बिना कैसे ये जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है कैसे घोटाले कर सकते हैं, ये है ना आपके बात? ऐसा है कि जो भी कहीं पे भी साइन होगा अफसर इंचार्ज का ही होगा ना। यहाँ पे तो हमारे पास ऐसे केस हैं जहां पे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं है, और उसको जो है वो 10 दिन 12 दिन ICU में दिखाया गया, और जो है उनके 2.5 लाख 3 लाख के बिल बन गए और वो पास भी हो गए। तो मतलब ऐसा कैसे संभव है कि अफसर्स की शमूलियत नहीं हो, इमरजेंसी में वो केस डालें? तो जो इसी काम के लिए तो अफसर्स का ड्यूटी इसी काम के लिए लगाया गया है ना, कि आपको जो है उसकी जांच करनी है। अलग अलग इसके अंदर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो है वो किसी केस में भी जो है अफसर्स का इन्वॉल्वमेंट दिखाया ही नहीं गया। तो इसमें साइन जो अप्रूवल जो है, जो रिफर करते हैं जो आपका, हाँ जी, हाँ जी। ये साइन कौन करता है? आपका पैरामेडिकल स्टाफ करता है या आपके जो नहीं नहीं, डॉक्टर अफसर इंचार्ज करते हैं? सर अफसर इंचार्ज के साइन होते हैं। जो इमरजेंसी डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल में चला जाता है उसके ऊपर अफसर इंचार्ज के साइन होते हैं। उसके बाद जो स्टेशन हेडक्वार्टर में डेट बैठी है उनके साइन होते हैं, और उनका जिम्मेदारी भी होता है चेक करने का। तो आपका लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ के नाम आना कैसे? क्योंकि वो तो अथॉरिटी तो है ही नहीं। पैरामेडिकल स्टाफ में से जो है वो और किसी का नहीं, इसमें मेन रोल ही अफसर इंचार्ज का होता है सर। इसमें आप दूसरे किसी भी स्टाफ का कोई इसमें रोल नहीं होता, क्योंकि नहीं, जो आपका साइन इसमें जो है अप्रूवल तो सुबेदार, उन्होंने देना है ना। नहीं आपके सुबेदार, आपके नायक सिपाही जो 4 लोगों नहीं की जो नाम हुआ है। नहीं नहीं, उसके अंदर किसी का नहीं है। जिनके नाम पे पर्चा दर्ज हुआ है ना, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, उनके ऊपर कैसे हुई है कि जैसे एक सूबेदार सतविंदर सिंह है, उन्होंने क्या किया कि कोरोना चल रहा था तो उन्होंने वहां पे गांव में जाकर के जितने एक्स सर्विसमैन थे उनके साथ कांटेक्ट किया कि भाई जो है कुछ प्रधानमंत्री और कुछ मुख्यमंत्री पंजाब के जो है वो उनका कुछ स्कीम चल रही है एक्स सर्विसमैन को सहायता देने के लिए। आपको 2,000 5,000 रुपए हम सहायता दिलवाएंगे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या मुख्यमंत्री की जो है तरफ से। तो आपको क्या करना है, आपको कार्ड देना है, हम आपका कार्ड ले जा करके उसके लिए आपको अप्लाई कर देंगे, और आपको 15-20 दिन के अंदर जो है वो पैसा मिल जाएगा। तो बहुत सारे आदमियों को दिया भी गया, उसमें 2,000 किसी को 5,000 रुपया दिया गया। तो अभी क्या इस किस्म के कोई स्कीम तो आया नहीं था। हम भी भारत में हैं सर, बहुत है मेरे पास तो इनके एफिडेविट है। हमने बकायदा उनका एफिडेविट लिया हुआ, और इसी बेस पे इसी केस में ही हमने जो है FIR दर्ज करवाया है। जो हमारी तरफ से FIR दर्ज था वो देखिए हरपाल जी, इसी बात पे हरपाल था।
हरपाल जी, आपकी जो एक सर्विसमैन जो है ये दर दर ठोकर खा रहा है, चाहे आपके ऑफिसर हो, चाहे आपके जवान हो, चाहे सिपाही हो। देखिए, कमांडर के खन्ना आरआर हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल में, ये रिटायर कमांडर है, ये नेवी का ऑफिसर है, ये बिल्कुल। अस्पताल गया था। आरआर हॉस्पिटल ने इसको मना कर दिया, बेस हॉस्पिटल ने इनको मना कर दिया, तो लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में गुड़गांव में उनको एडमिट करना पड़ा और शायद की दुर्घटना भी हो गई है। जनरल शर्बीर सिंह, जो आपको याद होगा, जो ओआरओपी के लिए जो जंतर मंतर में हमेशा जो रहते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, ये भी एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने चिट्ठी लिखी डीजीएफएमएस को, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस को, 18 सितंबर को। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ या प्रॉब्लम, या आज तो जलंधर में हुआ, आज पंजाब में हुआ, आपने पहले भी कह दिया कि मतलब पूरा ऑल इंडिया में बहुत सारा जो घोटाले, अरबों खरबों के घोटाले चल रहे होंगे। तो एक सीनियर ऑफिसर है के खन्ना, उनको भी अगर मना करते तो एक सिपाही के साथ क्या बर्ताव करते हो? देखिए सर, ये मामला हाईलाइट ही नहीं होता अगर इस मामले में जो है वो पेशेंट कमांडर नहीं होता, तो इस मामले को हाईलाइट ही नहीं किया जाता। अगर हम जहाँ पे आपको सैकड़ों की गिनती में जो है वो गिनती करवा सकते हैं केस, जिसमें जो है वो जवानों के साथ अन्याय हुआ, जवानों को ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन किसी जनरल सतबीर जहाँ किसी अफसर ने जो है उनके लिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो जवान है। और फिर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनको तो बेस हॉस्पिटल में, जहाँ आरआर हॉस्पिटल से जो है इनको मना किया गया था, तो कोविड के कारण जो है कुछ एक प्रॉब्लम भी उनकी होगी, तो जहाँ किसी जर्नल ने मना कर दिया, तो कुछ ना कुछ तो उसका बीच में कारण था। एक्चुअली उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, हम इस बात से सहमत है, चाहे जवान हो चाहे एक अफसर हो, देखो, जब ट्रीटमेंट बीमार का होता हक है, तो जब बीमार मिलना होता है, चाहिए। जब लेकिन बीमार जब बीमार होता है तो कोई ऑफिसर नहीं होता, कोई जवान नहीं होता, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, बीमार तो बीमार होता है ना। लेकिन हमारे सेना के अंदर तो ये ऐसा नहीं समझा जाता ना कि बीमार बीमार है, वहां पे उसको रैंक के हिसाब से देखा जाता है कि उसका रैंक क्या है। एक तरफ जो है वो बहुत बुरी कंडीशन में पड़ा होगा एक पेशेंट, और एक तरफ से नॉर्मल कोई बुखार के लिए, कुछ सिर दर्द हो रहा है, ऐसी किसी प्रॉब्लम के लिए अफसर आता है, तो अफसर को जो है प्रायोरिटी के आधार पे सीधा एंट्री दे दी जाती है, और जो सीरियस पेशेंट पड़ा है उसको, जवान को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी इस केस में जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि इसके लिए हाईलाइट ये मामला तब हुआ कि ये अफसोस का मामला था। हम जो हजारों केस हैं देश के अंदर जहाँ पे ईसीएचएस में उनको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनको जहाँ हॉस्पिटल में रेफरल नहीं दिया गया टाइम पे, और ऐसे पता नहीं कितने केस हैं, उसके बारे में कभी आवाज नहीं उठाई गई। अभी जो है राजस्थान में एक हमारा जवान था गजानंद, उनका जो है वो इमरजेंसी में जाते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, वहां पे दाखिल होते हैं, तो वहां पे जो है वो हॉस्पिटल पैनल है सेना के साथ, वो अपना कार्ड दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि पहले आप पेमेंट दो, उसके बाद जो है आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा। उसके घर वाले बोलते हैं कि ये एक्स सर्विसमैन है और हम जो है वहां पे हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक में जाकर के आपको रेफरल फॉर्म दे देंगे। और क्या किया उन्होंने, हॉस्पिटल ने उसका ट्रीटमेंट रोक दिया। गजानंद जी का जो हवलदार गजानंद जी थे, उनका जो है ट्रीटमेंट रोक दिया गया इसी वजह से कि भाई पहले पेमेंट जमा करवाओ। उसके घर वालों ने जल्दबाजी में वहां पे 70-75 हजार रुपया जो है हॉस्पिटल में जमा करवाया, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद जो मामला सोशल मीडिया में आया, तो हमने जो है हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और दूसरी जो जवानों की यूनियन थी, इन्होंने जो है आवाज उठाई, और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और एमडी सीएस वगैरह सभी जगह पे जो है इसकी कंप्लेंट डाली, तब जाकर के उनका जो है वो पैसा वापस किया गया। नहीं, पैसा लेकिन वापस इस तो ठीक है, पैसा वापस तो ठीक लेकिन है, जो जो उनके साथ जो जो ट्रीटमेंट बेइज्जती। उनका रोक दिया गया, उसकी हाँ वजह से उनका जो एक्सपायर हो गए, उनको जो है हाँ
तकरीबन उसका 8-10 घंटे के लिए उनका ट्रीटमेंट रोक दिया गया, उनकी वजह से उनका जो है वो एक्सपायर हो गए। तो उस लेकिन हॉस्पिटल के जो एमडी है उसको क्या, उसको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन हमने तो कार्रवाई डाली हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जहाँ पे भेदभाव स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे जनरल सुखबीर जब किसी भी अफसर ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई, कमांडर के लिए आवाज उठा दिया। हम मानते हैं पेशेंट तो पेशेंट है, तो सभी को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी के नहीं साथ नहीं नहीं, समान व्यवहार होना हरपाल जी, चाहिए। हरपाल जी, इसमें कैटेगराइज मत करो, ये ऑफिसर या ये जवान की कैटेगराइज मत करो, ये इसको जो है पेशेंट पेशेंट की तरह लिया करो, लेकिन पेशेंट के मरीज तौर को पे मरीज की तरह। हम समझते हैं उस बात को। लेकिन हमारे अफसर जो है, एक जवान की प्रॉब्लम तो सर होती अफसर तक है ना। ये तो इनका केस हो गया वहां पे आरआर हॉस्पिटल में जाने के लिए। एक आरआर हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन एक जवान की प्रॉब्लम तो एक कर्नल तक सॉल्व होती है। लेकिन एक कर्नल है जो सेना का, उसको तो पता होता है ना कि जो पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, जवान की क्या प्रॉब्लम है। और एक कर्नल लेवल तक का जो अधिकारी है, वो हमें वेलफेयर नहीं दे सकता है। एक जवान के लिए जो है उसको खराब किया जाता है। उनके मैं आपको हजारों केस ऐसे दिखा सकता हूँ जहाँ पे मैं स्क्रीन पे जो है बहुत सारे जो ट्वीट जो है कोई कर्नल की है, कोई जनरल की है, कोई ब्रिगेडियर की है, मैं आपको ट्वीट जो है उनकी जो ECHS में जो माली हालत है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसको या ऑफिसर्स बनाम या जवान बनाम JCO बनाम इसको इसमें कैटेगराइज करना एक उचित नहीं है। मरीज तो मरीज की तरह होना चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज में जो है 18 सितंबर को जनरल सरबीर ने लिखा, उससे पहले भी कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और जो आपकी जो सैनिक संघर्ष, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की आपकी जो संगठन ने जो आवाज उठाई, ये सराहनीय है। लेकिन एक जो कैटेगराइज करना, ये कहाँ तक जायज होगा? देखिए सर, हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर कहीं पे भेदभाव होता है तो जी उसके लिए आंखें बंद नहीं की जा सकती सर। सबसे जी पहले तो मैंने आपको बताया ही है कि अभी जो इंक्वायरी हुई है, जी इंक्वायरी उनको मजबूरीवश करना पड़ा, लेकिन उसमें किसी अफसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई गई। तो आप उसके बारे नहीं, में क्या सिग्नेचर समझेंगे? देखो, सिग्नेचर तो ऑफिसर करते हैं ना। आपके पैरामेडिकल स्टाफ, आपके सूबेदार तो सिग्नेचर करेंगे नहीं, आपके सिपाही तो सिग्नेचर करेंगे नहीं उसमें। जो रिफरल फॉर्म में जो 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 आपके जो इम्पैनल हॉस्पिटल और आपके जो ECHS की जो 20 की जो टाई अप जो होंगे, जो मैटर ऑफ एग्रीमेंट होंगे, लेटर ऑफ एग्रीमेंट होंगे, जो एफिडेविट हुए होंगे, उसमें आपके ऑफिसर इंचार्ज, आपकी जो कमांडिंग ऑफिसर जो है वो साइन करते होंगे। तो आप उसमें आपके सूबेदार, आपके सिपाही के नाम आने का क्या मतलब है? भाई तो सर वो तो मैं वही बात बता रहा था आपको, वो तो एजेंट है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक जो है सतविंदर सिंह है, सूबेदार सतविंदर सिंह, उसने जो है वहां पे जो है कार्ड इकट्ठे किए। उन्होंने किया 2 दर्जन से ऊपर कार्ड इकट्ठे किए गांव में से। अच्छा, ये उन्होंने ये एजेंट की तरह काम करते हैं, ये मतलब रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव भैया। हाँ, ये जो है इनका काम है वहां पे कार्ड ले जा करके उनको दे देना। पेशेंट को पता भी नहीं है, मतलब पेशेंट तो हुए ही नहीं ना, वो तो कार्ड लेके गए। उनको बोला कि प्रधानमंत्री जो है अपनी तरफ से जो है एक्स सर्विसमैन को इतनी इतनी सहायता दे रहे हैं कोविड के कारण, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है। और हॉस्पिटल में जाकर के दे दी उन्होंने, जिनके साथ टाई अप है उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई डाल के अपना पूरा उनको हॉस्पिटल में दाखिल दिखा दिया। लेकिन जो है एक तो वो एजेंट हो गया, एक हो गया हॉस्पिटल। अभी तीसरा पर्सन कौन है? तीसरा पर्सन तो वो है ना जो अप्रूवल कर रहा है उसको, इमरजेंसी जो दाखिल हुआ है उसको अप्रूवल दे रहा है। तो उसका जो है इन्वॉल्वमेंट है, उसका ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो? और ये जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनका कहीं पे भी नाम नहीं आया। इतने तो केस है हमारे यहाँ पे अभी। तो ये जो है बहुत पहले चरण में चल रही है, पहला स्टेप ही अभी इसका लिया गया है। तो जैसे आपको इसका FIR का कॉपी मिलेगा, जो इन्वेस्टिगेशन का मिलेगा, तो आप इसके बीच में जब पढ़ोगे हैरान रह जाओगे आप। तो जो है मैंने जैसे आपको बता रहा था कि अमृतसर में एक जो है अफसर इंचार्ज को BMW गाड़ी दी गई गिफ्ट में हॉस्पिटल की तरफ से।
हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। ये डीजीएफएमएस आपके जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एक 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 पॉलिक्लिनिक के इंचार्ज को एक हॉस्पिटल कैसे बीएमडब्ल्यू गिफ्ट करते हैं, ये एक इन्वेस्टिगेशन के मैटर है। दोस्तों, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, कश्मीर आज बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है। चाइना का साथ जो है हमारे एक जगह पर नहीं, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में फौज आमने सामने है, यानी कि फेस टू फेस। हमारे जो 20 जवान शहीद हो गए थे और एक अफसर, एक कमांडिंग ऑफिसर भी शहीद हो गए थे बिहार रेजिमेंट का, ठीक बिहार इलेक्शन से पहले। इसमें राजनीति वाली भाषा नहीं है, राजनीति की बात नहीं है, ये कोइंसिडेंट भी हो सकता। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो कहते हैं आपदा पे अवसर, ये भी हो सकता है। हम इसको राजनीतिक तरीके से हम नहीं लेंगे, लेकिन फौज के नाम पर दलाली खाना, देश के नाम पर दलाली खाना बराबर है। बीजेपी सरकार को ये जवाब देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी की तरफ से जो है ठीक से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हरपाल सिंह जी। सर मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम इस केस को जो है अभी, चाहे इन्होंने अपना क्लोज कर दिया इंक्वायरी, अपनी तरफ से इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया है, लेकिन हम इस पे संतुष्ट नहीं है। और इसके ऊपर जो है जैसे ही पुलिस की कार्रवाई देखेंगे कुछ दिन, और उसके बाद जो है हम सीबीआई जांच के लिए इसका जो है कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं, और हम कोर्ट केस फाइल करके जो है सीबीआई की मांग करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, ये कोई अमृतसर का या तरनतारन का मामला नहीं है या पंजाब का मामला नहीं है, इसमें अरबों खरबों का घोटाला है। और 99% जो है वो फेक बिल बन रहे हैं, और जो फेक बिल बनने की वजह से जो है, हम चाहे एक्स सर्विसमैन है, हमें फैसिलिटी दिया गया है, तो लेकिन आम जनता का, आम देशवासियों का टैक्स का पैसा है जो अलॉट होकर के हमारे डिफेंस के लिए आता है। हमारे देशवासी भी हमारे लिए सोचते हैं, जवानों के लिए सोचते हैं, सेना के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम पैसा टैक्स का पेड कर रहे हैं और वो जो है आगे जा रहा है, इनके मेडिकल के लिए, फैसिलिटी के लिए जा रहा है, तो कोई उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करता। सभी चाहते हैं कि एक जो सैनिक है उसको सही ट्रीटमेंट मिले और बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिले। लेकिन अफसोस है जहां पे कि जो आम जनता का, आम देशवासियों का जो खून पसीने की कमाई है, वो कुछ एक भ्रष्ट जो अधिकारी हैं वो खा रहे हैं और देश के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। तो ये इनके ऊपर सरकार को चाहिए कि देशद्रोह का पर्चा दर्ज होना चाहिए। देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और जिसको जो फैसिलिटी बनती है वो दी नहीं जा रही है। और इनका जो भी है, इनके ऊपर इनका जांच करके अगर जितना भी इनका आता है कि इन्होंने इतना घोटाला किया है, तो उसका जो है वो उनके घर का, जहां उनकी जायदाद का कुर्की होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हरपाल सिंह जी जो है ये फौज से रिटायर एक्टिविस्ट है, वेटरन एक्टिविस्ट है। उनका कहना ये है कि जो फौज की जो दलाली खाते हैं, फौज के नाम पर जो धोखाबाजी करते हैं, उनके ऊपर जो फौज के पैसे खाते हैं, जो इसी चीज के नाम पे जो पैसे खा रहे हैं, जो अस्पताल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कमांडिंग ऑफिसर हो, चाहे जनरल हो, चाहे कर्नल हो, चाहे सिपाही हो, उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि रासुका लगना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी तक सील होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे जो दंगाइयों को जो उनकी प्रॉपर्टी जो सीज किया है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे जो रक्षा मंत्री को ये संज्ञान पे लेना, ये आपका कहना है कि ये मैटर जो है सीबीआई को जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगले मुद्दे के साथ और इस मुद्दे के जो आगे की कड़ी जो है हम लेकर के जरूर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। और एक जरूरी सूचना ये भी बता देता हूँ, जलंधर की ECHS ने रिफर करना बंद कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।